साउदर्न रीजन को हम देखें तो उसका अर्लीस्ट एविडेंस हमें जो मिलता है तो वहाँ पे थ्री स्टेट में डिवाइड किया गया है पाते हैं, उनका नाम मेंशन मिलता है। जैसे महाभारत में भी मिलता है इनका मेंशन, अशोका के इंस्क्रिप्शन में भी मिलता है। तो बताइए, कमेंट में बताइएगा अशोका का कौन सा इंस्क्रिप्शन है जिसमें चोला, चेरा, पांड्या एंड सत्यपुत्रा और श्रीलंका का भी मेंशन किया गया है। तो इनको हम जब देखें इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं इनका स्ट्रक्चर कैसा था। तो जनरली हमको संगम लिटरेचर जो हुआ था जिसके बात करेंगे वहाँ से इनके बारे में पता चलता है विस्तार से। तो केरला रीजन में चेराज थे जिनका कैपिटल था वंजी और इनका सिंबल था बो एंड एरो। तमिलनाडु के नॉर्दर्न रीजन में कावेरी डेल्टा रीजन में पुहर इनका सेंट्रल कैपिटल था और इनका एम्ब्लेम था टाइगर। पांड्य सबसे साउथ में मदुरई रीजन में इनका सिंबल था फिश। चेराज के इंपॉर्टेंट किंग्स को देखें तो एक थे संगुतवन जिनको रेड और गुड चोड़ा भी कहते हैं। रेड का मतलब गुड भी होता है, मलयालम में रेड का मतलब गुड ही होता है। फिर निदुरंचल अदन दो इंपॉर्टेंट किंग हैं। और इसका कॉइन को देखें तो कॉइन कॉपर और लीड का होता था। और इस समय यहाँ पे साउदर्न रीजन का रोमन एम्पायर के साथ ट्रेड बहुत ही ज़्यादा हो रहा था, स्पाइसेस, पर्ल्स, इन सब का ट्रेड। तो रोमन कॉइन्स भी, गोल्डन कॉइन्स भी इंडिया में कहीं उसका बहुत ही ज़्यादा इन्वर्टेड मूवमेंट हो रहा था। तो यहाँ को साउथ में भी रोमन कॉइन का बहुत लार्ज क्वान्टिटी में प्राप्त होता है। चेराज का इंपॉर्टेंट पोर्ट थे मुजिरिस, तोंडी। और मुजिरिस में हमको 2 रोमन रेजिमेंट्स में मिलते हैं। चोलाज के 2 इंपॉर्टेंट उसमें के किंग थे एलारा ने श्रीलंका को भी कन्क्वेयर किया था। फिर एक थे करिकाल ने पुहर जो इनका कैपिटल था इस्टेब्लिश किया था और कावेरी नदी पर 162 किलोमीटर लॉन्ग एम्बैंकमेंट्स को निर्माण करवाया था ताकि इरिगेशन का प्रमोशन किया जाए। इस चोलाज के इंपॉर्टेंट पोर्ट्स में आते हैं अरिकामेदू और इनके एक सिटी थे उड़ैयूर जहाँ जो कॉटन ट्रेड के लिए फेमस है, उड़ैयूर या उदयूर। फिर पांड्य को देखें तो पांड्य के कॉइन्स पे एलिफेंट और फिश का इंग्रेविंग्स मिलता है। इनका पोर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है कोरकई। और ये जो पांड्य थे पर्ल ट्रेड के लिए इनका फेमस थे, यहाँ से पर्ल का बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते थे। और इनमें हमको मैट्रियार्कल इन्फ्लुएंस मिलता है, पांड्य किंग्स में मैट्रियार्कल इन्फ्लुएंस है। और किसी पांड्य राजा ने एक रोमन एम्पायर जो थे अगस्टस, उनके यहाँ अपना एम्बेसडर भी भेजा था। साउदर्न रीजन का क्लियर पिक्चर हमें ड्रॉ होती है संगम लिटरेचर से। तो इस संगम लिटरेचर मदुरई में एक असेंबली हुई थी, लगभग 1st सेंचुरी BC से 3rd सेंचुरी CE के आसपास मानी जाती है। मदुरई में जो तमिल पोएट्स थे उनकी असेंबली में कई सारे लिटरेचर्स को असेंबल किया गया था, उन्हीं को कहते हैं संगम लिटरेचर। जैसे हम उसी समय लगभग पाते हैं नॉर्थ इंडिया में पुराण का कंपाइलेशन हुआ था। और क्या ये हो सकता है कि जैसे पुराण और ये संगम लिटरेचर है एक ही सिविलाइजेशन के 2 अलग अलग लाइफ को दिखा रहे हैं। पुराण में जैसे सिंपल हो गया, पुराण में भी 18 पुराण है और संगम लिटरेचर को 18 वर्ग में डिवाइड किया में भी क्लासीफाई किया गया है। और पुराण जो है जनरली फिलोसॉफिकल है। और ये फिलोसफिकल मतलब है कि सृष्टि की कैसे का निर्माण हुआ, कैसे इसको ये कहानी के रूप में पुराण में दर्शाता है। जैसे विष्णु सोए हुए क्षीर सागर में, उनके नाभि से कमल का फूल निकला, ये मतलब सृष्टि का शुरुआत बता रहा है पुराण में। सृष्टि का कैसे प्रारंभ हुआ इसको एज ए स्टोरी बता रहा है पुराण में। लेकिन उसी के संगम लिटरेचर बात करें इसमें गॉड या माइथोलॉजी का कोई चर्चा नहीं है। इसमें डेली लाइफ के बारे में बताया गया कि डेली लाइफ कैसे होते हैं उनका, फिर और थोड़ा वाइज जीवन जीने के लिए कुछ फिर वाइज मैक्सिम दिया गया है, एक कोड ऑफ कंडक्ट कैसा हो। मतलब ये इस समाज से सोशल एस्पेक्ट से रिलेटेड है, लेकिन पुराण एक माइथोलॉजी से ज़्यादा रिलेटेड है। और ये स्टोरी जो है इसमें सृष्टि का जाते हैं। तो ये हो सकता है कि संस्कृत में पुराण की रचना हुई थी जो फिलोसॉफिकल हो, और तमिल में जो उसमें का प्राकृत भाषा हो आम लोग प्रयोग करते हो, जिसमें संगम लिटरेचर की रचना हुई थी जो सोसाइटी और इथिक्स से रिलेटेड है। तो हम इसका पहले पुराण का देखें तो इसको 2 भागों में बांटा गया, नैरेटिव और डिटेक्टिव पोर्शन। नैरेटिव पोर्शन को कहते हैं मेल कन्नकु, डिटेक्टिव पोर्शन को कहते हैं किल कन्नकु। मेल कन्नकु हुआ 18 मेजर वर्क्स, किल कन्नकु हुआ 18 माइनर वर्क्स। अब इसको देखें तो मेल कन्नकु में 2400 पोएम्स हैं और जिनका मेजर थीम है हीरोइक थीम्स है। इसमें 2 प्रकार के, इनको फिर 2 भागों में बांटा के चलिए, एट्टू टोकई और पट्टू पट्टू। एट्टू टोकई में 8 एंथोलॉजीज हैं और 30,000 लाइन्स ऑफ पोइट्री हैं कलेक्टेड इन ग्रुप ऑफ हंड्रेड्स। एट्टू टोकई को 30,000 लाइन को 100 करके अलग अलग पोइट्री में डिवाइड कलेक्ट किया गया। जैसे ये है पुरन्ननुरु जिसमें है 400 ऑफ एक्सटीरियर्स, 400 पोएम्स हैं, 400 लाइन्स है इसमें। फिर है दूसरा एट्टू टोकई, मेल कन्नकु में 2 है, एट्टू टोकई पट्टू पट्टू को कहते हैं, इसमें 10 इडल्स है, शॉर्ट पोएम्स डिफेक्टिंग आइडियलाइज्ड सीन्स लिखा, छोटे छोटे पोएम में एक आइडियल सीन्स को डिपिक्ट किया जा रहा है। और ये जो है 10 इडल्स जो हैं पन्नार एंड पुलवर इनकी पोइट्री है जिनको कंपाइल किया गया है। पन्नार बार्ड्स हुए, पुलवर पोएट्स हुए।
फिर डिडक्टिव के टेक्स्ट में आते हैं किलकन्नूकु, जो 18 माइनर वर्क है, जो जिनका मेन सब्जेक्ट है इथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट। किलकन्नूकु जो है इथिक्स से रिलेटेड, इसलिए डिडक्टिव हो गया। और कि मेलकन्नूकु होंगे पब्लिक सोशल लाइफ से रिलेटेड है, इसलिए ये नैरेटिव हो गया, मतलब किन्हीं का नरेशन, लाइफ का नरेशन कर रहा है इनमें। इसमें कई सारे हैं, जैसे एक आते हैं तिरुकुलर, जो फेमस तिरुकुरल जो इनके पोएट थे तिरुवल्लुवर, ये बहुत ही अच्छा बुक है। इंटरनेट पर आपको हिंदी में भी इसका ट्रांसलेशन मिल जाएगा, पढ़िएगा जरूर। जिसमें फिलोसफी एंड वाइज मैक्सिम के बारे में दिया कई सारे, जैसे फैमिली हो गया, लव हो गया, राजनीति हो गया, सोसाइटी, इन अलग अलग लाइफ के रेस्पेक्ट से रिलेटेड हुए कुछ आपको एक नीति के रूप में नीति वाक्य इसमें दिया गया, कैसे आपको जीवन जीना चाहिए, कैसे हम उसमें काम कर सकते हैं बेहतर। एक है नलाबियार, ये भी अच्छा है। अब अगर दूसरे तमिल लिटरेचर को देखें तो हमें एक मिलता है तोल्कापियम, जो उसका तमिल ग्रामर जिसमें दिया गया है। जैसे नॉर्थ इंडिया में फर्स्ट मिलेनियम BC में संस्कृत ग्रामर का कंपैरिजन किया गया था पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन के द्वारा, उससे तोल्कापियम का हुआ था, जिसमें तमिल ग्रामर दिया गया है। तमिल ग्रामर का मेंशन है कि तमिल के लिए पूरा ग्रामर का रूल दिया गया है। तोल्कापियम ही मेंशन है 4 वर्ण का। देखिए ध्यान रखिएगा, तमिल जो सोसाइटी थी वर्ण में स्ट्रिक्टली डिवाइड नहीं होता था, ये जो वर्ण का डिवीजन उसमें स्ट्रिक्ट नहीं था बहुत, लेकिन तोल्कापियम में इसका मेंशन दिया गया है। तो 4 वर्ण जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होते हैं, उसी तरह उनके समकक्ष था अंतःनर, जो ब्राह्मण जैसे थे, अरसर रूलिंग क्लास हो गया, वनीगर ट्रेडर्स हो गए, वेलर पीजेंट्स हो गए। पोस्ट संगम लिटरेचर देखें तो संगम पीरियड के बाद जैसे 200 CE से 600 CE तक अलग और भी कई सारे तमिल लिटरेचर हुए थे, जिनको 2 भाग में बांटते हैं, अहम एंड पुरम। अहम हो गया इनर एस्पेक्ट का बात कर रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट होता है ये, जैसे हम इंटरनली जो फील करते हैं, हमारा जैसे लव हो गया, एब्स्ट्रैक्ट डिस्कशन है इसमें, ह्यूमन एस्पेक्ट का जो लव हो गया, जिसको हम जनरली हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, वो सब एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है ये, अहम हो गया। जैसे संस्कृत में अहम मतलब होता है मैं, उससे तो इनर हो गया, अहम मतलब इनर एस्पेक्ट का बात कर रहे हैं। फिर पूरम आउटर एस्पेक्ट पर बात करें, जैसे हीरोइज्म, कस्टम, सोशल लाइफ, ये सब हो गया पूरम। तो पोस्ट संगम लिटरेचर को भी अहम और पूरम में डिवाइड किया गया। फिर इसके बाद तमिल में 5 एपिक्स का चर्चा आता है, 5 एपिक माना गया। एक है जीवक चिंतामणि, जो जैनिज्म का एक बहुत ही अच्छा काव्य है। फिर है शिलापद्दिक्रम, जिसमें एक है लव स्टोरी दिया है कोवलम एंड माधवी का, इनका लव स्टोरी दिया गया। और साथ में शिलापद्दिक्रम में अहिंसा और कर्म के बारे में भी इनका प्रचार विस्तार से बताया गया, इन पर जोर किया दिया गया। फिर एक है मणिमेक कले, जो कोवालम और माधवी की बेटी हुई थी, वो जब बाद में यहाँ से पुहर से घूमने के लिए निकलती है तो उसका एडवेंचर दिया गया है। कोवालम और माधवी की पुत्री का एडवेंचर दिया है मणिमेक कले में। फिर दूसरा है वलयपति कुंतल केसी, एक काव्य मिलता है पट्टिन पल्लीज, जिसके राइटर थे कटियालूर उरुत्तिवन कन्नुनर। संगम लिटरेचर के द्वारा उस समय का सोसाइटी और सोशल सिस्टम के बारे में जो हमको पता चलता है उसको देखें तो वहाँ तमिल रीजन को, मतलब साउदर्न रीजन को टोटल 5 इको रीजन में डिवाइड किया गया था, जिसको कहते हैं एंथिनाई 5 इको रीजन में। एक था हिली रीजन, फॉरेस्ट रीजन, रिवराइन, कोस्टल, एरिड। हिली रीजन को कहते हैं कुरिंजी, फॉरेस्ट रीजन को कहते थे मुल्लई, रिवराइन रीजन को मुरुत्थम और कोस्टल रीजन को नित्थल, एरिड रीजन को पलई। जो हिली रीजन में जो लोग रहते थे उनका व्यवसाय जनरली होता था हंटिंग गैदरिंग। फॉरेस्ट में पेस्टोरल्स रहते थे। रिवराइन रीजन में कल्टीवेशन करते थे, ये लोग राइस जैसे कल्टीवेशन करते हैं। कोस्टल रीजन में फिशरमैन्स और एरिड रीजन में जो पलई लोग होते थे वो रॉबरी में ज़्यादा करते थे, रॉबर्स होते थे। अब यहाँ के एक पॉलिटिकल सिस्टम सबसे ऊपर होता था विंटर, जो किंग, विंटर के नीचे होता विलेज, चिफ्टन होते थे, और सबसे नीचे नडू जो बेसिक यूनिट होता सिस्टम नडू होता था विलेज, उसके हेड को कहते थे किज्जन। साउथ में एक सिस्टम था चला था कुत्थी सिस्टम। यहाँ पे वर्ण का डिवीजन या जाति डिवीजन अभी बहुत ही बड़ा लेवल, मतलब बहुत ही फिक्स्ड नहीं है, बहुत ही स्ट्रिक्ट नहीं है, और ना ही बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी भी है, लेकिन हल्का सा कुट्टी सिस्टम मिलता है जिसके अनुसार सोशल ऑब्लिगेशन हो गया और सोशल ऑर्गेनाइजेशन किनशिप बेस्ड था, किनशिप बेस्ड सोशल ऑर्गेनाइजेशन था और ऑक्यूपेशन था, ये किनशिप बेस्ड था, लेकिन अभी डिस्क्रिमिनेशन और बहुत ही स्ट्रिक्टनेस नहीं आया है। साउथ के लैंड ग्रांट्स को देखें तो आपको मिलता है 3 प्रकार का लैंड, सलभोग, पुलिच, चंदन, वलन वगई। सालभोग जो था स्कूल को जो लैंड ग्रांट किया जाता वो सालभोग हो गया स्कूल के लिए। पोलिच चंदन वो जैन इंस्टीट्यूशन को ग्रांट किया जाता था। विलन वगई ये नॉन ब्राह्मण पीजेंट होते थे, उनको ग्रांट किया जाता था। अब यहाँ पे साउथ के जो हम सिस्टम देते ये बहुत ही डिसेंट्रलाइज्ड यहाँ का कल्चर था, डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिटी थी, एडमिनिस्ट्रेशन भी डिसेंट्रलाइज्ड था। जो बेसिक यूनिट नडू होता था उसके पास बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता था, और हेड जो किंग होते थे उनका पावर बहुत ही लिमिटेड होता था, और नडू जो विलेज थे उनके पास बहुत ही ऑटोनॉमी होती थी, और यहाँ की असेंबली भी होता था जिसके पास बहुत सारे मतलब पावर होते थे लोकल लेवल में देखने को। तो वहीं एक सिस्टम चला था हीरो का, मतलब बहुत सारे वेरिकल चलता है कि वहाँ पे खास करके जो फ्रंटियर रीजन है वहाँ पे जो लोकल जो लोग होते थे वो ही
सेंट्रल किंग आर्मी नहीं लड़ती थी, मतलब लोकल लोग ही गांव की रक्षा के लिए लड़ते थे, आते थे। तो जो अगर कोई शहीद हो गए गांव की सुरक्षा में, जिनका डेथ हो जाता था, शहीद हो जाता, तो उनके लिए हीरो स्टोन का वो लोग बनाते थे, जिसको कहते विररकल हीरो स्टोन को इस्टेब्लिश करते थे। ये स्टोन लगभग हीरो स्टोन होता था इस तरह से, आपको 2 से 3 फुट का मिल जाएगा, जहाँ पे गांव के पास में दिया जाता था, इसको इस्टेब्लिश किया जाता था। और हीरो स्टोन में लगभग 3 से 4 पैनल होता था, और जिसमें ये लोग सबसे ऊपर, जैसे जो हीरो जिनका डेथ है, जिनके लिए स्टोन है, उनका सिंबल क्या है, फिर वो उसके बाद में बताया जैसे वो फुलफिलमेंट ऑफ भो, उसने अपना भो जो है, जो सुरक्षा करने का जो वो लिया है, शपथ लिया था, उसको पूरा कर लिया, इसके बारे में बताया जाता था। फिर वो जैसे उसकी मृत्यु कैसे, वो कैसे शहीद हुआ, इसके लिए एक स्कल्पचर बनाया जाता था। जैसे बहुत सारे स्कल्पचर है, जिसमें सी वार पायरेट्स के साथ लड़ाई का भी दिया गया सीन, तो ये स्कल्पचर होता था। फिर उसको बाद दिखाया जाता कि वो अप्सराओं के द्वारा उसको स्वर्ग लेके जाया गया है, इस तरह से स्कल्पचर होता था पूरा। इसको कहते हैं विररकल।